कैसे बच्चों? करें स्टार्ट। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो ही है ना वो, और रेशो किसकी है? साइड ऑफ ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल ही सबसे मेन है, कौन सी ट्राइंगल की? राइट एंगल ट्राइंगल की। कहीं पर भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी होती है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट। वैसे कोसिकेंट आना चाहिए था साइन के बाद, चलो कोई भी लिख लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता इस बात से। एंड कोस थीटा। जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो ट्राइंगल की साइड की रेशियो है, ठीक है ना। और वो ट्राइंगल कैसी होनी चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। बस यही हमारे लिए सबसे जरूरी पॉइंट है। हम अब जो एप्लीकेशन करेंगे उसमें कुछ नहीं है। हमें जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने एक बिल्डिंग है, मुझे इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। जो बिल्डिंग है मेरे से कितनी डिस्टेंस पर है, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अभी ये बोर्ड और आप मतलब जो सामने वॉल है इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, क्या यूज करूंगा? ठीक है ना। तो किसी की भी डिस्टेंस निकालनी है। अभी मैं यहां पर खड़ा होकर मैं सामने इस वॉल के ऊपर टॉप कॉर्नर को देख रहा हूं, तो मेरी आई और उस कॉर्नर तक की डिस्टेंस कितनी है, तो क्या यूज करूंगा? तो किन्हीं भी दो चीज के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, वो कहीं से कहीं भी हो सकती है। कि एक एरोप्लेन उड़ के जा रहा है, एरोप्लेन तो उड़ता ही तो है, ठीक है ना। कोई बर्ड फ्लाई कर रही है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, और वो एरोप्लेन कहीं पॉइंट पर होगा और मैं नीचे खड़ा हूं कहीं, तो मेरे पॉइंट से जहां पर एरोप्लेन है वो डिस्टेंस कितनी है। अभी बात समझ में, वो कितना ट्रेवल कर रहा है, कितनी देर में कहां पहुंच रहा है। काफी चीजें हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालेंगे। जब भी कुछ भी ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बनानी होगी। क्या बनानी होगी? कुछ क्वेश्चनों में ट्रायंगल 2 भी बनेंगी, ट्रायंगल 3 भी बनेंगी, बट हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास ट्रायंगल कैसी होनी चाहिए? 90 डिग्री वाली, जिसके पास 90 डिग्री हो। अगर 90 डिग्री ट्रायंगल होगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा पाएंगे, ठीक है भाई। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्टैचू है, ये रही, इसको मैंने किसी दीवार के ऊपर या फिर किसी पेडेस्टल के ऊपर बना दिया। ये फ्लोर है, सरफेस है, हमारा ग्राउंड फ्लोर है। यहां पर कोई खड़ा है, इसको देख रहा है, एक बार तो इसके फुट को देख रहा है और एक बार इसके हेड को देख रहा है, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनी है वो ऐसी बनी है, ए बी सी डी। इस ट्रायंगल में मुझे 3 ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं, इस ट्रायंगल में मुझे एक ही ट्रायंगल दिखाई दे रही है। 3 ट्रायंगल कौन कौन सी? बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी। 3 ट्रायंगल है, इसमें एक ही है, किसी में 2 बन जाएंगे, किसी में 3 बन जाएंगे, किसी में एक ही रहेगी। तो ये अलग अलग हमारे पास फिगर बनेंगी, बट हमें सभी फिगर में बस एक ही चीज ढूंढ कर निकालनी है कि वो कौन सी ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है। अरे ये बात समझ में, इन बातों का हमें बड़े खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि 90 डिग्री ट्रायंगल बनानी ही पड़ेगी। जैसे कि एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक आर्मी मैन था, वो कहीं लड़ाई लड़ने गया और वो फंस गया कहीं, ठीक है बेटा। जैसे कि थोड़े दिन पहले कुछ साल पहले हमारे जमीन पे ना पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। फिर हमने अपनी वो जमीन छुड़वाई थी, कारगिल वॉर, कारगिल में लड़ाई हुई थी ना। तो क्या था कि जो पाकिस्तान के फोर्स थी वो माउंटेन के ऊपर जाके बैठ गई। हम कहीं नीचे थे, क्योंकि फिर ठंड होती है, बर्फ गिरती है, इतनी ठंड में कौन जाए ऊपर। तो जो ठंड में ना हमारे आर्मी या फिर जो पाकिस्तान की आर्मी है पीछे चली जाती है और जगह खाली हो जाती है। तो पाकिस्तान ने देखा कि जब इंडिया की तो आर्मी है ही नहीं, और हमारी इंडियन पोस्ट पे आकर उन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, ठीक है। अब हमारे आर्मी इधर थी भाई नीचे बेस पे, यहां से चले लोग जाने लगे, यहां पहुंच गए। जब यहां पर जाकर वो पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? ऊपर से पत्थर फेंकने स्टार्ट कर दिए, बिना गोली मारे वो हमारे ऊपर आते, गिरते और हम मर जाते। तो ये आदमी क्या बोलेगा? बेस में फोन मिलाएगा कि मेरे ये कोऑर्डिनेट है और मेरे से इतनी हाइट के ऊपर कोई एनिमी है, उसको डिस्ट्रॉय करो। तो यहां से मिसाइल जाएगी और उसको क्या करेगी? हिट करेगी और ये मर जाएगा।
वो कितने एंगल पर हमें मिसाइल छोड़नी है, कितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है, कितनी हाइट पर है, ये सारी चीज कौन बताएगा हमें? ट्रिग्नोमेट्री ही बताएगी। यहां पर भी देखिए बेटा अगर ध्यान से कि जो हमारा ये पर्सन खड़ा है कौन सी ट्रायंगल बन रही है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी ही, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा पाएंगे, वरना ट्रिग्नोमेट्री लगेगी नहीं। आगे बात समझ में कि एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, जेट प्लेन है, क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है। ठीक है, हमारी यहां पर मिसाइलें लगी हुई हैं नीचे बेस कहीं पर भी, फ्लोर जमीन पे, सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर लो भाई, ये लगी हुई, वो जेट प्लेन था, यहां पर हमारी मिसाइलें लगी हुई हैं भाई। ठीक है, हम कितने एंगल पर इसको हिट करें कि ये टकरा जाए, पर ये भी खुद भी चल रहा है, तो कितने टाइम के बाद ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। तो हमें जो हमारी मिसाइल है वो यहां छोड़ने के बजाय हमें कहां छोड़नी पड़ेगी? यहां के लिए, कि वो यहां जाए, जब ये भी वहां पहुंचे और ये भी यहां पहुंचे, दोनों हिट कर जाएं। कितने एंगल पर हमें इसको लॉन्च करना पड़ेगा, ये सारी चीजें कौन बताता है? हमारा ट्रिग्नोमेट्री बताता है। इसमें भी देख लो बेटा, अगर यहां पर ये जाके हिट करेगा, क्या बना? ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो कहीं पर भी कुछ भी ऐसा सिनेरियो बन जाएगा तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि हमें समझ में तो आए कि एक्चुअल में हमें ये चैप्टर ऐसे ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बेटा, केस स्टडी में ज्यादा बनते हैं और 100% केस स्टडी यहीं से आएगा एक। ठीक है, कि मैं एक बिल्डिंग में खड़ा हूं, ये फ्लोर है, मैं एक बिल्डिंग में खड़ा हूं, बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हूं, ये रहा। ठीक है, एक मेरे सामने एक बिल्डिंग है, एक बार मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं, एक बार मैं बिल्डिंग के, तो मुझे इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ठीक है, अगर आप इधर देखोगे कैसी ट्रायंगल बनी, बन गई, ठीक है ना, पर ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनी। तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करके, ये कौन सी ट्रायंगल बनी और ये कौन सी ट्रायंगल बनी? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। तो तीनों राइट ट्रायंगल कैसी हैं? तो हम इनको टुकड़ों में करेंगे खुद से। देखो ये थी नहीं लाइन, हमने ड्रॉ की ताकि यहां पर क्या मिल सके हमें, यहां पर क्या मिल सके हमें, यहां पर क्या मिल सके हमें। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? तो हमें ऐसे पार्टीशन करने पड़ेंगे, ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, और ट्रायंगल कैसी होनी चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? ये उतार लो फटाफट। अब ये तो समझ गए होंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एप्लीकेशन कैसे है, कहां कहां हम इसको यूज करेंगे। अब ये समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मेनली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिस्टेंस बतानी है, हाइट बतानी है, कोई गाड़ी मेरी तरफ आ रही है, उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो कितनी देर में मेरे तक पहुंच जाएगी, मेरे से कितनी दूर पे, कितने टाइम के बाद मेरे से कितनी दूर चली जाएगी। तो ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री से इजिली निकाल पाएंगे। उसको समझने से पहले हमें लाइन ऑफ व्यू का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तीन चीजें अगर आप समझ पाओगे और अपनी लाइफ में इसको देख पाओगे कि हाँ ये ऐसे हो रही है वर्क, तो आप इजीली क्वेश्चन बना पाओगे। अब हम कभी भी, आप एक बात बताइए, जब भी कोई चलता है, सामने देख के चलता है, नीचे देख के चलता है, या फिर ऊपर देख के चलता है? बिल्कुल सीधे देख के चलते हैं। तो जो हमारी लाइन है व्यू की, वो हमेशा स्ट्रेट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ व्यू। व्यू, लाइन ऑफ व्यू बेटा। अगर कोई पर्सन इधर खड़ा है, ये खड़ा, ठीक है, और ये इसकी आई है, तो ये हमेशा सामने देख के चलेगा, देख के चलेगा। तो ये जो लाइन बन रही है, एक्चुअली में क्या यहां पर मेरी आंख के सामने, आई के सामने कोई लाइन है नहीं है ना, बट मैं सामने देख रहा हूं ना, तो यही जो सामने देखने वाली जो अगर लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ व्यू, मेरी व्यू का लाइन, या फिर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आगे बात समझ में। और एक बात देखिए, जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूं उस फ्लोर की लाइन कैसी है? पैरेलल है। कैसी है? अच्छा, कोई भी चीज कभी भी खड़ी होगी, सिनेरियो थोड़े से बदलेंगे रियल लाइफ में, बट हम एज्यूम करके चलेंगे कि अगर कोई ट्री है तो सीधा ही है वो। कैसा है वो? अगर मैं ट्री बनाऊं, ये बना दिया मैंने ट्री, तो वो ट्री जो एकदम सीधा है और कितना एंगल बना रहा है फ्लोर के साथ? 90 डिग्री का। सर एक्चुअल लाइफ में तो टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, ऐसे होते हैं, बट हम यहां पर क्या लेकर चलेंगे? सीधा। ठीक है ना, कि अगर कोई बिल्डिंग है तो वो एकदम सीधी खड़ी होगी। आ गई बात समझ में? कोई पोल है तो वो हमेशा सीधा ही रहता है। सर रियल लाइफ में तो हम अपने सिटी में देखते हैं कि पोल टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। हमें यहां पर सीधा लेके चलना है, क्योंकि हमने बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से
हमारे यहाँ पे जो एप्लीकेशन आई है वो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम पहले बेसिक करेंगे, फर्दर बड़ी क्लासेस में हमें इसके आगे काम कर लेंगे। ठीक है भाई, ऐसी चीजें हमें खुद से एज्यूम करनी पड़ेंगी कि वो कैसी होंगी, एकदम सीधी होंगी। ठीक है भाई, अब इधर देखिए कि जो वो आदमी सामने देखकर चल रहा है वो क्या होगा, उसका लाइन ऑफ व्यू। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एंगल। क्या समझना पड़ेगा, एंगल होता क्या है। मान लो कि आपने कभी होली खेल ली है, मैंने पहले ही बताया था ना ये ट्रिग्नोमेट्री में भी, आपने होली खेल लिया है, आपके पास पिचकारी है, वो बलम पिचकारी, वो गाना सुना है कौन सी मूवी का, ये जवानी है दीवानी, तो उसमें वो पिचकारी की बात, वही पिचकारी बोल रहा हूं जो हम होली पे यूज करते हैं। तो मेरे पास एक पिचकारी है, अब मुझे वो पिचकारी से इस बच्चे को गिला करना है। ठीक है, मैं इसको गिला करने लग गया, मैं ऐसे पिचकारी चलाऊंगा, क्या हुआ, इस बच्चे ने आके टक्कर मारी मेरे को, अब वो मेरी जो पिचकारी है वो किधर हो जाएगी, इधर रोटेट कर देगी। एक्चुअल में जाना कहां था उसको, उधर, अब वो हो गई किधर, तो वो कितना टर्न हुई अपने एक्चुअल पोजीशन से, वही एंगल होता है। कि किसी का ओरिजिनल पार्ट तो ये है, मान लीजिए एरो इधर है, इसको मैंने इधर से टक्कर मार दी, या फिर इसको पकड़ के मैंने घुमा दिया, कुछ भी लगा लो, ये टर्न हो गई, अपने एक्चुअल पोजीशन से टर्न हो गई। वो कितना टर्न हुई वही क्या है, वो जरूरी है ऐसे टर्न हो, वो नीचे भी तो टर्न हो सकती है, यही क्या है, एंगल है, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा एंगल कैसा रहेगा, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं हमारा एंगल कैसा रहेगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव खाली नोटेशन है डायरेक्शन की, कि हमारा एंगल अगर पॉजिटिव है तो हम कैसे चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज, अगर मेरा एंगल पॉजिटिव है तो हम कैसे चले हैं, क्लॉकवाइज, सुई की डायरेक्शन में घड़ी, क्लॉक। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो ये मेरा हो गया लाइन ऑफ व्यू। अगर मैं एक्चुअली तो हम ऐसे चलेंगे, ये मेरी हमारी ओरिजिनल पाथ रहेगी। अगर मैं ऊपर कोई चिड़िया उड़ रही है, ये रही, मुझे इसको देखना है, तो मैं सामने देख के इसको देख पाऊंगा क्या, मुझे अपनी नजर को क्या करना पड़ेगा, मेरी नजर ये सामने ऐसे है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। तो अपनी लाइन ऑफ व्यू से कहां देखना पड़ा मुझे, ऊपर। तो कोई भी चीज मुझे क्या करना पड़ा, अपनी नजर को ऊपर उठाना पड़ा, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल बन गया इधर, ये एक्चुअल पोजीशन से, एक्चुअल पाथ से मैंने टर्न किया, कितना, थीटा। ठीक है ना, तो ये जो एंगल आया है यही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर इंक्लिनेशन। एलिवेट करना, जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी चीज को एलिवेट कर दिया। ठीक है ना, एयरलिफ्ट मूवी आई थी, एयरलिफ्ट मूवी देखी थी ना, अक्षय की आई थी कि फंस गए थे इंडियंस अरब में, वहां से एयरलिफ्ट करके लाए थे। एयरलिफ्ट मतलब कि एयर के रास्ते से उनको लिफ्ट दी थी, लेकर आए थे इधर। ऐसी एलिवेट करना मतलब किसी चीज को उठाना। तो हमारा जो अगर कोई उठा हुआ एंगल है ऊपर की तरफ, वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना, अगर मैं यहां पर खड़ा खड़ा, मुझे इसकी पैरों को देखना है, यहां पर कुछ घास है, मैं नीचे देख रहा हूं, कहां देख रहा हूं, नीचे, तो नीचे वाले एंगल को, ये भी क्या होगा, हमारा एंगल होगा, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम यहां पर माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने नाम में ही लिख दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे बात समझ में, और डिप्रेशन का मतलब ही है कि नीचे वाला एंगल। सर अभी आपने बताया कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा, क्योंकि उसका अपनी लाइन ऑफ व्यू से ऊपर जाना, हमने नाम दिया उसको एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन से कॉमन सेंस है कि कौन सा एंगल, ऊपर वाला। अपनी लाइन ऑफ व्यू से मैं नीचे आ रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नाम से ही पता लग रहा है कि वो कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जब तक वो आपको नहीं बोलेगा कि आपके पास कोई इंसान है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तब तक आपको वो हमेशा, कोई भी इंसान है, पर्सन है, वो हमेशा पॉइंट साइज का लेना है। कैसे लेना है, पॉइंट साइज का। मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है, क्या एक 10 मीटर की, तो इसकी हाइट कितनी हुई, 10 मीटर की। एक बच्चा ग्राउंड फ्लोर से उसको टॉप को देख रहा है, और वो टॉप को देखते टाइम एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो बच्चा क्या, बिल्कुल बच्चा पॉइंट साइज का होता है क्या, नहीं होता ना। बट उसने क्या बोला कि बच्चा ग्राउंड फ्लोर से उसको टॉप को देख रहा है, तो हमने क्या लिया, पॉइंट साइज। तो बच्चे की हाइट हमने पॉइंट साइज लेनी पड़ेगी, कि पॉइंट है बस वो एक, वो क्या है कि पॉइंट है, कहां पर वो पॉइंट है, वो ग्राउंड पर ही है। अगर वो ये बोल देता कि वो जो बच्चा है उसकी हाइट है 1 मीटर की, कितनी मीटर की हाइट है,
1 मीटर की हाइट, लो भाई ये रही। अब वो अपनी आंख से देख रहा है, आंख से देखेगा वैसे तो। अब जो ट्रायंगल बनेगी बेटा, ये ध्यान से देखिए, ये वाली ट्रायंगल बनेगी, ये 1 मीटर क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो एक्चुअल हाइट कितनी हो जाएगी जो हमारी ट्रायंगल की होगी, वो 9 मीटर की हो जाएगी। जब तक वो बात नहीं करेगा उसकी 1 मीटर की हाइट है क्या है, तब तक हमें पॉइंट साइज ही लेकर चलना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ व्यू समझ में आया, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आया। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव तो बता दिया, पर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। ये है हमारी लाइन ऑफ व्यू, लाइन ऑफ व्यू। और ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गई बात? उतारो फटाफट इसको। चलो भाई आगे एक दो एग्जांपल एक आपको समझाता हूं कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। और यहां पर कोई एक बच्चा खड़ा है। जब तक बच्चे की हाइट नहीं दी जाएगी तो कैसे लेना पड़ेगा बच्चा, पॉइंट साइज। वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। वो साफ साफ लिख कर देगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है भाई। तो मतलब ऊपर की तरफ ही देख रहा है, ठीक है। देख रहा है कितने एंगल से, 30 डिग्री से। कितने एंगल से, मान लीजिए बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर की ही, ठीक है। फिगर बना दी। जैसे ही फिगर बन जाएगी ट्रायंगल तो बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है बिल्डिंग जो फ्लोर के साथ कितना एंगल बनाएगी हमेशा। तो ट्रायंगल का सबसे पहले नेम दो, ए बी कुछ भी दे दो, पर ट्रायंगल का कुछ ना कुछ नेम होना चाहिए। जैसे जब आप पैदा हुए आपको भी नेम दिया गया था। अच्छा एक पहले बुझाओ तो, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पैदा होने पर मिलती है और मरते दम तक आपके साथ रहती है, नेम। नाम आपको पैदा होने पर दिया जाता है, उसे कोई छीन नहीं सकता, और मरते दम तक वो आपके साथ रहता है। तो भाई ट्रायंगल बनी है, पैदा हुई, हमने भी बनाई है ना, तो इसको भी नेम देना पड़ेगा, है ना बेटे मैक। तो हमने नेम दिया ए बी सी, ठीक है बच्चों। अब ये बोलेगा कि जो ये बिल्डिंग का टॉप है उस लड़के के बीच में डिस्टेंस बताओ कितनी है। बताओ भाई डिस्टेंस कितनी है बच्चे के और बिल्डिंग के टॉप से, डिस्टेंस एसी होगी भाई। बच्चा ये रहा, बिल्डिंग का टॉप ये रहा, तो डिस्टेंस कितनी होगी, एसी। अगर ये पूछ लेगा कि जो बच्चा है, मतलब या फिर पॉइंट बी है या पॉइंट सी, सॉरी, जो बच्चा है या फिर जो पर्सन है उससे बिल्डिंग कितनी डिस्टेंस पर है, बिल्डिंग कितने डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस क्या होगी, बीसी होगी। अब ये बात समझ में। या फिर वो पूछ लेगा कि पोल की हाइट बताओ कितनी होगी, पोल की हाइट होगी ए बी। यही 3 साइड है ट्रायंगल की। तो जब भी हम कोई ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल बनी है उसकी जो 3 साइड है वो 3 साइड एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करती हैं। 3 साइड किसको, जैसे कि ए बी किसको रिप्रेजेंट करती है, बिल्डिंग को। बीसी किसको रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पर्सन या फिर जो चाइल्ड है, ठीक है भाई। और एसी किसको रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द चाइल्ड, ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर कोई एक बच्चा खड़ा है, वो एक काइट उड़ा रहा है, ये रहा काइट, ठीक है भाई। भाई उड़ा रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसकी स्ट्रिंग होगी, ये इसकी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमें यहां पर एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, बनाए तो भाई ये तो हो गया, और लो भाई 90 डिग्री होगा ये, क्योंकि जो काइट की हाइट है वो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। बना ली, बन गया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का नेम दोगे, बोलो क्या दें, पी क्यू आर, आप कुछ भी दे सकते हो। अब हमें यह पता होना चाहिए कि आर क्यू क्या है। अच्छा इसकी 3 साइड बताओ कौन कौन सी हैं, आर क्यू, क्यू आर क्यू की बात होगी, पी आर और क्यू पी आर, पी क्यू, यही 3 साइड है ट्रायंगल की। तो ये 3 साइड किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं ये हमें पता होना चाहिए। मैंने बोला कि बेटा इसकी स्ट्रिंग बताओ, स्ट्रिंग की लेंथ बताओ कितनी होगी। तो हमें पता लग गया कि जो आरपी है ना वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये उस धागे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे वो उस डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे वो काइट बंधा हुआ है। आर क्यू क्या है, ये वो हाइट है जितनी हाइट पर काइट उड़ रहा है। अरे बात समझ में, वो हाइट है ये।
और QP क्या है? ये ग्राउंड डिस्टेंस है कि काइट उससे कितनी दूरी पर है। अगर एक्चुअल डिस्टेंस निकालना चाहोगे, एक्चुअल डिस्टेंस तो क्या होगी? RP, क्या होगी? और QP डिस्टेंस ग्राउंड पर डिस्टेंस, कि बच्चा ग्राउंड पर कितनी डिस्टेंस है, काइट से कितनी दूरी पर है, ग्राउंड वाली डिस्टेंस। ठीक है ना भाई? तो हमें उन साइड्स को पता होना चाहिए कि जो हमने साइड्स ट्रायंगल की बनाई है। फिर हम क्या ट्रिक लगाएंगे, इधर देखिए, कुछ भी कर लो, आपको रेशो निकालनी है। यह बात तो हमें कंफर्म हो गई कि हमें क्या निकालनी है? रेशो निकालनी है। डस्टर कहां है भाई? हमें ये तो पता लगा कि रेशो है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, तो साइड की रेशो होगी। 3 साइड है, किन्हीं की भी रेशो निकाल देंगे। अब यहां पर क्या होगा? 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के। एक एंगल हमें पता होगा 90 डिग्री वाला, तो मतलब कि 5 चीजें अननोन होंगी, 3 साइड और 2 एंगल। उन 3 साइड में से एक साइड भी पता होगी। 3 साइड में से कुछ आगे जाके क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें साइड भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, खाली एंगल मिलेगा, फिर कुछ ना कुछ और देगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन है, उसमें डिस्टेंस टाइम का रिलेशन कुछ दे रखा है। ठीक है ना, वो बात की बात है। तो हमारे पास 3 साइड है, 3 साइड में से एक साइड मिलेगी। 3 एंगल है, उन 3 एंगल में से हमें एक एंगल तो पता ही है, ये तो पता ही होगा, तो बच गए 2 एंगल। उन 2 एंगल में से एक एंगल भी पता होगा, तो एक साइड पता होगी और एक एंगल पता होगा। उसकी हेल्प से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, उसकी हेल्प से कुछ भी निकाल सकते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है निकालने के लिए, जो हमें फाइंड करना है, जो हमें, वो लिख दो पहले। फाइंड, क्या फाइंड करना है? डिवाइड बाय क्या गिवन है, बस ये ध्यान रखना है। जो फाइंड करना है ऊपर आएगा, जो गिवन है, सर गिवन तो एंगल भी है, एंगल नहीं बेटा, साइड की बात हो रही है। रेशो किसका बनाते हैं हम? साइड का, तो साइड का तो रेशो है ये। तो फाइंड करने वाली साइड और गिवन साइड नीचे। ठीक है ना, फाइंड साइड, साइड लिख देता हूं और गिवन साइड। अब ये बात समझ में। मान लीजिए मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है, मुझे तो उसकी क्या बतानी थी, ये डिस्टेंस बतानी थी। चलो पहले मान लेते हैं कि इस बच्चे की और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, वो क्या होगी? BC। तो हमें निकालना है BC डिवाइड बाय 3 साइड में से कौन सी साइड गिवन है? तो बस आंख बंद करके नीचे AB लिखनी है, जो गिवन साइड होगी नीचे ही आएगी। ऐसा क्यों? हमें यह बात पता है कि जो साइड हमें निकालनी है, फिर जो भी वैल्यू निकालनी होती है वो हमेशा एक साइड पर होता है, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पर। अब ये डिवाइड में उधर जाके इजीली हम क्या करना पड़ेगा, हमें बस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्चुअल में क्या है? बेस। ये क्या है? और ये क्या है? एंगल के सामने एंगल किस किस के बीच में बनता है? बेस और हाइपोटेनस के बीच में हमेशा। ठीक है ना। अब ये बताओ BC, जो BC है वो क्या है? बेस। और AB क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, एंगल भी साथ में लगा लेना। तो B बाय P क्या आ गया? कोट। तो बस कोट थीटा। थीटा कितना गिवन है? 30 डिग्री। बस क्वेश्चन खत्म। जो फाइंड करना है ऊपर, जो गिवन है, फिर ये देख लो कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो। ठीक है भाई। तो BC बाय AB कितना है? 10। AB कितना है? 10। और कोट 30 की वैल्यू √3। ठीक है भाई, 10 उधर जाएगा तो BC इक्वल्स टू, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई हमारी? समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालनी है? AC क्या गिवन है? अब तो दोनों साइड गिवन हो गई भाई। BC भी निकाल चुके हैं और हमारे पास AB भी है। अब आपकी मर्जी है, AB रख लो। AC बाय AC क्या है? हाइपोटेनियस। AB क्या? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्या बनता है? कोसिकेंट। भाई AC है हाइपोटेनियस और AB है, तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसके नीचे क्या है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट एंगल कितना है? 30
तो AC AB उधर चला जाएगा और AB की वैल्यू कितनी है 10 और कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 कितनी 2 तो 10 टू जा 20 मीटर यहां पर भी ठीक है ना भाई। तो AC जो ये डिस्टेंस आ गई कितनी आ गई 20 मीटर। ये बात समझ में आए कोई दिक्कत। ऐसे ही ये हो जाएगा यहां पर मान लीजिए ये वाला एंगल दे दिया मुझे कितना 45 डिग्री कितना दे दिया ठीक है। और मेरे से जो पतंग उड़ रही है वो डिस्टेंस दे दी मैंने मान लीजिए 10 मीटर कितनी दे दी 10 मीटर। अब इसको सॉल्व करें क्या निकालना है बताओ स्ट्रिंग PR निकाल ले क्या निकालनी है क्या दे रखा है PQ PR क्या है हाइपोटेनियस एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंगल किस किस के बीच में हाइपोटेनियस और बेस के बीच में तो ये तो हाइपोटेनियस ही है पक्का। और PQ क्या है परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंगल के सामने यही गलती होगी पेपर में ठीक है भाई। तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या बनता है कोसिकेंट एंगल कितना है कोसिकेंट 45 तो PR इक्वल्स टू PQ उधर जाएगा कितना है 10 और कोसिकेंट 45 √2 कितना √2 मीटर। ये हमारा आ गया PR क्या आ गया सर अगर मुझे QR निकालना है तो QR ऊपर लिख दो कौन सी साइड गिवन है PQ QR क्या है बेस PQ क्या परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बनता है कोट 45 और कोट 45 की वैल्यू PQ उधर जाके मल्टीप्लाई होगा PQ की वैल्यू 10 तो QR भी कितना आ गया समझ में आई। तो तीन चीजें क्या याद रखनी है लाइन ऑफ व्यू एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन और जब क्वेश्चन पे आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और हमें ये देखना है कि हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा बेस कौन सा हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड के नाम देने पड़ेंगे दे दोगे कौन सी साइड किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर ये लगाना है हमें जो फाइंड करना है ऊपर जो गिवन है फिर इस वाले फॉर्मूले से देख लेंगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है और एंगल के सामने कौन सा रहेगा परपेंडिकुलर एंगल के सामने एंगल किस किस के बीच में बनता है हाइपोटेनियस एंड बेस के बीच में ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम एक्सरसाइज पर जाएंगे आप इजीली क्वेश्चन बना पाओगे। एक दो एग्जांपल और बता देता हूं फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये उतार लो पहले। अभी तक तो हमने जो दो एग्जांपल लिए उसमें सिंगल सिंगल ट्रायंगल बन रही थी। अभी कुछ ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसमें एक से ज्यादा ट्रायंगल बनेगी। लो बेटा इन दोनों फिगरों में दोनों फिगर सेम है अलग अलग है अलग अलग है बट मैं बोलूं सेम है तो इसको पकड़ो ऐसे घुमा दो यही तो बन जाएगी। अब इसको पकड़ो ऐसे घुमा दो वैसे बन जाएगी। तो क्वेश्चन अलग अलग है फिगर भी अलग अलग है करने का तरीका दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा। अब इधर समझिए हमारे पास इसमें कितनी ट्रायंगल है उसमें कितनी ट्रायंगल है 3 ट्रायंगल है बट हम 2 ही ट्रायंगल यूज करेंगे। क्यों 2 ट्रायंगल यूज करेंगे हमें बस वही ट्रायंगल यूज करनी है जिसमें कितना एंगल हो 90 डिग्री का। तो इसमें भी कितना एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का ठीक है भाई। A B C D P Q R S इधर देखिए ट्रायंगल BCD ट्रायंगल ACD ट्रायंगल ABD हम ये ट्रायंगल ले सकते हैं BCD ये वाली ले सकता हूं क्योंकि 90 डिग्री है। ACD भी ले सकता हूं ये वाली क्योंकि सभी 90 डिग्री है बट ये ABD में कौन सा ABD ये वाला ये वाला क्या इस ट्रायंगल में कहीं पर भी 90 डिग्री बन रहा है तो ये ट्रायंगल हम ले तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। वही स्नैप इसमें फिर हम कौन कौन से 2 ट्रायंगल ले सकते हैं SRQ ट्रायंगल या फिर QRS और ट्रायंगल PRS ट्रायंगल PRS यही 2 ट्रायंगल हम ले सकते हैं PQS ट्रायंगल नहीं लेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब आती है कहानी असली स्टार्ट होती है। इधर देखो
जब हमारे पास एक ही ट्रायंगल थी तो सब कुछ शॉर्टेड था, साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर जब एक से ज्यादा ट्रायंगल आ जाएगी, अब हमें उसमें कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो दो ट्रायंगल है वो दो ट्रायंगल कौन सी साइड को शेयर कर रही हैं। जैसे हम जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसमें कॉमन साइड ढूंढते हैं ना, कि वो साइड इस ट्रायंगल में भी है और वो साइड दूसरी ट्रायंगल में भी है, ऐसा ही करते हैं। तो वही काम हमें इसमें भी करना पड़ेगा। हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी साइड है जो दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो इस फिगर में देखिए CD, जो CD साइड है वो BCD में है, और जो CD साइड है वो ACD में भी है। तो बस हमारा जो आंसर आएगा वो CD से ही आएगा। कैसे आएगा वो बाद की बात है, पर हमें सबसे पहले कॉमन साइड ढूंढनी पड़ेगी। आंसर कहां से आएगा, वो CD से ही आएगा। थोड़ा सा समझिए, अगर मेरे पास मेरे को बोलता है कि AB निकालना है, क्या निकालना है, तो मुझे BC कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा। मान लीजिए मुझे BC दे रखा है 20। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, क्या मैं 20 से, ये एंगल भी दे रखा होगा 30 है और ये मान लीजिए 45 है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, क्या मैं BCD से CD निकाल सकता हूं? जो फाइंड करना है ऊपर और जो गिवन है CD आ गया, नहीं आ गया, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को? अब इधर देखिए, अब इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ, अब ट्रायंगल आ गई ACD। कौन सी ट्रायंगल आ गई? क्या मेरे पास CD है, जस्ट अभी निकाली है? क्या मैं CD से AC निकाल सकता हूं? CD, जैसे मैंने BC से CD निकाली, अब CD आ गई, अब CD से क्या निकाल दूंगा? इस पूरी हाइट में से क्या माइनस कर दूं? BC कितनी है वो, क्या बच जाएगा? या फिर मैं CD निकाल लूंगा छोटे ट्रायंगल से, BCD से क्या निकाल लूंगा? जो निकालनी है ऊपर, जो गिवन है नीचे, यही करूंगा। क्या निकालनी है? बेस। क्या गिवन है? परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बन गया? कोट 30 डिग्री। तो यहां से CD कितनी आ गई? BC कोट 30 डिग्री। ठीक है भाई, इसको x मान लो। क्या ये मेरे पास साइड आ गई? पर किस फॉर्म में? x की फॉर्म में। अब मैं इस पूरी साइड से फिर से CD निकाल दूंगा, बड़ी ट्रायंगल से। क्या निकालनी है मुझे? CD। क्या गिवन है? AC। बड़ी ट्रायंगल की बात हो रही है, तो CD है बेस, ये है परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर फिर से क्या बनेगा? कोट। एंगल कितना अब इसके लिए? 45। पर AC क्या है? x प्लस 20। तो CD अपॉन AC x प्लस इक्वल्स टू कोट 45। तो CD की वैल्यू आ गई x प्लस 20 कोट 45। ये किसकी वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्योंकि यहां पर BC आएगा 20। दोनों को इक्वल पुट कर दोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की। या फिर जैसे पहले बताया था, BC से CD निकालो, CD से AC निकाल लो। इस पूरी में से क्या माइनस कर दोगे? ये आ जाएगा। सेम सिनेरियो इसमें होगा। मान लीजिए मुझे ये डिस्टेंस दे दिया, की बार यही दे दिया 20 मीटर। क्या दे दिया? चलो इसको भी नहीं देते हैं, मुझे ये दे दी 20 मीटर। 20, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। अब ये एंगल का भी फंडा वही समझाऊंगा कि कौन सा 60 और कौन सा 30 क्यों हुआ। मुझे हाइट निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और ये वाली हाइट भी निकालनी है। ठीक है भाई। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन सी? SRQ, SRT। इन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन साइड ढूंढो। क्या है? SR है। क्या मैं इसको, मैंने x मान लिया, क्या मैं इस साइड से SR निकाल सकता हूं? x की फॉर्म में आएगा, आ जाएगी। क्या मैं इस कंप्लीट साइड से SR निकाल सकता हूं? और दोनों वैल्यू कैसी रहेंगी? इक्वल रहेंगी। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हो जाएगा पक्का। सेम सिनेरियो है। अब इन एंगलों का फंडा देखते हैं। क्वेश्चन बना पाओगे? ये अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन आता है हमारे में, आएगा भी। मैंने बोला कि मेरे पास ना दो पोल है। क्या है? दो पोल, और दोनों पोल लगा रखे हैं जमीन में।
एक पोल ये रहा और एक पोल बीच में कहीं बच्चा खड़ा है, एक बार इस पोल को देखता है और एक बार ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन साइड क्या आएगी? इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, बताओ क्या कॉमन आएगी? हाँ, क्योंकि हमें पता है पोल है तो पोल की हाइट क्या होती है? सेम। भाई आप जब रोड पर या फिर स्ट्रीट में जाते हो, जो साइड में पोल लगे होते हैं, छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता, उन दोनों की हाइट कैसी रहती है? सेम रहती है। तो हम इस ट्रायंगल से हाइट ऑफ पोल निकालेंगे और इस ट्रायंगल से भी, तो दोनों साइड कैसी होंगी? इक्वल पुट कर देंगे। समझ पा रहे हो? अब इसमें ये एंगल कितने, एक एंगल है 60 का और एक एंगल है 30 का, पर कौन सा 60 का कौन सा 30 का, अब वो समझ लो। लास्ट है, फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। इधर देखो, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे जो सामने वॉल है इसके टॉप को देखना है। अब मैं उसको देख रहा हूं, मेरा लाइन ऑफ व्यू देखो ऐसे है। अब ये एक्चुअल लाइन ऑफ व्यू से मैं इतना उठा, ठीक है। अब मैं आगे आ गया, आगे अब मुझे उसी पॉइंट को देखना है। अब मुझे और ऊंचा उठा देखना पड़ा। अब और मेरी लाइन ऑफ व्यू ये थी, ये रही मेरी लाइन ऑफ व्यू, ये है, यही है। अब मुझे उसको देखने के लिए इतना उठना पड़ा, कितना टर्न हुआ? वही एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे बात समझ में? अगर मैं बिल्डिंग के पास जाऊंगा तो मुझे और ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, तो मतलब कि मुझे और ज्यादा टर्न होना पड़ेगा। तो मैं जितना भी बिल्डिंग के पास जा रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जा रहा हूं, तो उसके टॉप को देखने के लिए मुझे और ज्यादा नजर ऊपर उठानी पड़ रही है। मतलब कि एंगल क्या हो रहा है? बड़ा। तो मैं जितना पास में जाऊंगा एंगल बड़ा होगा, और मैं जितना दूर जाऊंगा एंगल, अब बहुत दूर खड़े हो, सामने जो टावर है, आप कई बार देखते होंगे, आप इजीली टावर को देख पाते हो, ये छोटा सा टावर है, ये सामने देख पा रहे हो। पर जब एक्चुअल में टावर के जब नीचे फुट पर पहुंच जाओगे, जब टावर के टॉप को देखना है, तो आपको तो ऐसे गर्दन ऊपर उठानी पड़ती है, नहीं उठानी पड़ती है? तो दूर से तो हमें थोड़ी सी नजर उठानी पड़ी, पर पास में आके हमें गर्दन, एक्चुअल में हमारी जो लाइन ऑफ व्यू क्या हो गया? ज्यादा हो गया। समझ पा रहे हो? तो जितना मैं पास में जाऊंगा किसी ऑब्जेक्ट के, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मैं जितना दूर होऊंगा, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? कम होगा। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस, तो ये एंगल होगा 30 का और ये एंगल होगा, इसलिए जब बिल्डिंग के पास हो तो एंगल बड़ा है, बिल्डिंग से दूर तो कभी भी ऐसा मत कर देना ये 60 और ये गलत हो जाएगा बेटा। आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ, एक बार ये उतार लो, जल्दी करो। अब इधर देखिए बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। कैसे होगा? और नीचे देखने पर होगा। अगर मैं किसी बिल्डिंग पर खड़ा हूं, किसी, और मेरे सामने कोई टावर है, अगर मैं टावर के टॉप को देखूंगा, टावर के, मेरा लाइन ऑफ व्यू क्या है? यही है। लाइन ऑफ व्यू से अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कौन सा एंगल है? एलिवेशन। ठीक है भाई। अगर मैं नीचे की तरफ देखूंगा, एंगल ऑफ, तो वो भाई ये मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा? मैं दो बनाऊंगा एंगल, एक एंगल ये और एक एंगल 1 2। कौन सा? क्योंकि 1 ही क्यों भाई? लाइन ऑफ व्यू से ही तो नीचे देख रहा हूं, लाइन ऑफ व्यू ये है। एक्चुअल पाथ से मैं कितना टर्न हुआ उसी की तो बात करनी है। एक्चुअल पाथ तो ये है लाइन ऑफ व्यू डॉटेड वाली, इससे मैं कितना नीचे हुआ वही तो एंगल बनेगा। तो हम गलती करते हैं कि एंगल 2 को एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख देते हैं, जबकि ये नहीं होगा। कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन हो या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो हमेशा लाइन ऑफ व्यू से बनेगा। कहां से बनेगा? जैसे हमारे पास फिजिक्स में कंसेप्ट आता है कि लाइट रे आई, वो स्ट्राइक करके क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। यहां पर बनता है नॉर्मल, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में आई बनेगा और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में आर बनेगा। हम यहां पर आई और यहां पर आर बना देते हैं, वही काम इधर है। ये सीधी लाइन हमारी नॉर्मल का काम कर रही है, लाइन ऑफ व्यू। इससे ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन और इससे नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए ये 30 डिग्री, तो ये कितने का होगा? कितना? क्यों? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी। ये लाइन कैसी होगी? ट्रांसवर्सल। ए बी सी डी, ए डी और बी सी पैरेलल है, और ए सी कैसी है? पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन, ये अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो ये 30 का है तो ये भी
वर्टिकल। आ रही है बात समझ में? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ध्यान रखोगे? यस सर। कोई दिक्कत? उतार लो जल्दी। ये बात समझ में आई? अब एक्सरसाइज करें। इतना ही बेटा इंट्रोडक्शन था। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ व्यू। दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो कॉमन साइड ढूंढनी है, और कैसे हम अप्रोच करेंगे, जो फाइंड करना है ऊपर और जो गिवन है नीचे। फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी क्या बन रही है, उसके अकॉर्डिंग लगाकर एंगल अप पुट करके सॉल्व कर देंगे। फाइंड करने वाली साइड ऊपर, गिवन साइड ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, उतार लो।